स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़े जो उलझने होते हैं वो सुलझाने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से टैक्स प्लानिंग के बारे में पता चल सके। और अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, आप उसके जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आपको टैक्स में मिलने वाले कई सारे डिडक्शंस के बारे में। देखिए, एटीसी एटीडी के बारे में तो हमने सुना ही है, काफ़ी पॉपुलर तरीका है, काफ़ी नोन है आम आदमी के लिए कि एटीसी में उनको डिडक्शन मिलता है, एटीडी के तहत भी आप डिडक्शंस के फ़ायदे लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जिनके बारे में शायद हमें आइडिया नहीं या ठीक तरीके से उसकी जानकारी हमें हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं दे पाते, क्योंकि अमूमन हमें शायद उनकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉज हैं जिसके ज़रिए भी आप टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ऐसे में ATE, ATG 24B, सेक्शन 10, हम काफ़ी सारे सेक्शंस सुनते रहते हैं जो कि सुनने में थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इन सब चीज़ों को हम समझ लें तो हमारे लिए ही फ़ायदा होगा और हम टैक्स प्लानिंग और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो आज के शो में हम उन तमाम सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक जगह पर एक ही समय पर उन सारे सेक्शंस के बारे में पता चल सके आसान भाषा में, और आपकी टैक्स प्लानिंग भी बेहतर तरीके से हो सके। तो ATC ATD पर भी हम थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी हम आपको बाकी सेक्शंस के बारे में आज बताएंगे। इसके रिपीट टेलीकास्ट भी आते हैं, तो अगर आपको कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप बार बार उसको देख भी सकते हैं। हम हमारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी हमें हमारे शोज़ को देख सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन लगे तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ मुंद्रा एंड कंपनी के फाउंडर और CA और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट्स मुकुल मुंद्रा जुड़ चुके हैं। मुकुल जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। और आज इस अहम दिन आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, अमूमन हम देखते हैं और आपने भी सुना होगा कि ATC ATD के बारे में तो सबको पता है और लोग प्लानिंग ही अक्सर ATC ATD को ध्यान में रखते हुए करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कि जानना समझना ज़रूरी है। तो उसके बारे में ही आज हम समझना चाहेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले बेसिक ही करते हैं। ATC ATD जो कि पॉपुलरली नोन है, उसके बारे में कुछ बताइए। कितना मिनिमम डिडक्शन वहाँ पर मिलता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो अमूमन लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में भी कुछ हमें हमारे दर्शकों को समझाइए। जी पूजा जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि जो टैक्स पेयर्स है, एटीसी और एटीडी, ये जनरली सबको पता रहता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स है या बहुत सारे ऐसे हेड्स है जिनका वो डिडक्शन ले सकते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। तो आज मैं ये जो सबसे बेसिक सेक्शन है एटीसी और एटीडी, इन्हीं से शुरू करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ एटीसी से। एटीसी में हमको इसको पता है कि एलआईसी की छूट मिलती है, हमें पीपीएफ की छूट मिलती है, हमें टैक्स और म्यूचुअल फंड्स होते हैं और एफडीआरस भी होती है इसके अंदर, टैक्स और एफडीआरस। तो ये सब बहुत सारे ऐसे इसमें पॉइंट्स है, लेकिन सबसे पहले मैं एलआईसी को टच करना चाहूंगा इसमें। एलआईसी में जनरली हमने ये देखा है कि जो टैक्स पेयर है, जो वो खुद का प्रीमियम भर रहा है, उसका जो है वो डिडक्शन क्लेम करता है एटीसी में। लेकिन लेकिन सिर्फ खुद का जो वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, इसके अलावा भी अगर वो अपने स्पाउस का पे कर रहा है या इसके अलावा वो अपने बच्चों का भी अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, तो भी वो अपने आईटीआर में उस डिडक्शन का, उस एलआईसी प्रीमियम का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अगर वो असेसी, जो टैक्स पेयर, अगर वो एचयूएफ है, तो एचयूएफ के केस में अगर वो अपने किसी मेंबर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम का भी वो एटीसी के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और है जो भी नई चालू हो रखी है स्कीम, या कुछ समय हो गया इसको, सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम बेसिकली पोस्ट ऑफिस या बैंक्स के अंदर ये स्कीम जो है खोली जाती है, और ये बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है। ट्रिपल ई मीन्स एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जो आपने पैसा इसमें निवेश किया है उसकी छूट है। फिर प्लस इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सालाना, उस इंटरेस्ट की भी आपको छूट है। उसके साथ ही जब आप इसका पैसा विड्रॉ करेंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो वो पैसा भी पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड।
तो एटीसी में ऐसी 2 कैटेगरीज हैं जहां आपको ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, जो जनरली एक पीपीएफ हो गया और दूसरा एक ये सुख समृद्धि योजना हो गई। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं इसके अंदर, जो एटीसी के अंदर कवर होती है, आपका हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन का जब आप प्रिंसिपल पे करते हैं तो वो भी एटीसी के तहत ही कवर होता है। इसके अलावा एनएससी हो गए, यूलिप हो गए, ठीक है। इसके अलावा ट्यूशन फीस, जी हाँ। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई हमें ट्यूशन फीस की भी छूट मिलती है एटीसी के तहत, तो ट्यूशन फीस भी है, लेकिन उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है, ट्यूशन फीस की ही छूट है। किसी तरह की कोई हॉस्टल फीस या कोई स्कूल आपके या कोई कॉलेज डेवलपमेंट चार्जेस अगर वो चार्ज कर रहा है तो उनकी छूट नहीं है, ओनली प्योरली ट्यूशन फीस की ही हमें छूट मिलेगी। ठीक है, ये हो गया एटीसी मोटा मोटी। ये जनरल सेक्शन है, सबको ज्यादा पता है इनके बारे में, तो इस पे ज्यादा हम टच अपॉन नहीं करेंगे। अगला जो सेक्शन है एटीडी। एटीडी हम सबको पता है। अच्छा, एटीसी की मैं आपको बेसिक जो है लिमिट बता दूं। एटीसी में आपको टोटल जो है 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपया सालाना इस सेक्शन के तहत आप जो है छूट अपना क्लेम कर सकते हैं। अब एटीडी की बात करें, जनरली हमको सबको पता है कि भाई एटीडी जो होता है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप भरते हैं उसकी आपको छूट मिलती है, और उसकी मैक्सिमम सीमा, अगर आपकी एज बिलो 60 है तो आपको 25,000 की उसमें छूट है। लेकिन यही अगर एज आपकी अबव 60 है यानी आप सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में ये लिमिट जो है 25,000 से बढ़ के 50,000 की हो जाती है। ये तो हो गई बेसिक चीज जो सबको पता है। इसके अलावा जो मुझे लगता है, या हो सकता है इन जनरल सबको नहीं पता है, कि इसके अलावा इस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा भी मुझे और कुछ छूट मिल सकती है एटीडी के अंदर। तो यस, बिल्कुल मिलती है। वो है, अगर आप प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप, ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, मतलब जब आप रूटीन का चेकअप अपना करवाते हैं बॉडी का, तो ये पता करने के लिए भाई मुझे किसी तरह की कोई बीमारी या वगैरह तो नहीं है, तो उसे जिसे हम जनरली कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप, तो 25,000 के अंदर वो प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप का भी एक आपका जो है डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने पेरेंट्स का भी सपोज मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, उनका भी प्रीमियम भर रहे हैं, उसकी भी छूट मिलेगी आपको। ठीक है, तो यानी 25,000 तो आपका खुद का प्रीमियम हो गया, उस 25,000 में आपका खुद का मेडिकल प्रीमियम आ गया, प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आ गया। इसके अलावा सपोज आपके पेरेंट्स हैं, उनका भी आप मेडिकल प्रीमियम भर रहे हैं, तो 25,000 आप उनका एक्स्ट्रा वहां भी क्लेम कर सकते हैं। यानी आप एटीडी के तहत 25 प्लस 25 इक्वल टू 50,000 का आप टोटल जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अगर आपकी एज बिलो 60 है तो। अच्छा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये 25,000 की जो लिमिट बढ़ के हो जाएगी 50,000। तो 50,000 आपका खुद का मेडिकल प्रीमियम का अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन खुद है, यानी जो टैक्स पेयर वो खुद सीनियर सिटीजन है, और आपके भी पेरेंट्स है, और उनका भी अगर आप किसी तरीके का वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनके लिए, या उनका भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो भी आपको 50,000 एक्स्ट्रा वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इट मीन्स टोटल आप एटीडी में 1 लाख तक का सीनियर सिटीजन के केस के अंदर आप इंश्योरेंस क्लेम, सॉरी, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं एटीडी के तहत। अच्छा, ये तो हो गई रूटीन सेक्शंस, ठीक है, जो हम सबको पता है भाई हम एटीसी और एटीडी में क्लेम करते हैं। अब इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो इन जनरल लोगों को पता नहीं होता है कि भाई मुझे और कहाँ छूट मिल सकती है। अच्छा, एटीडी का अगला ही सेक्शन है एटी डबल डीपी, जो मिलता है मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर इन्होंने बेसिकली 12 डिजीज स्पेसिफाइड कर रखी है, जो जनरली न्यूरोलॉजिस्ट, कैंसर, एड्स, इस तरीके की कुछ एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, इन करके कुछ टोटल 12 डिजीज उन्होंने स्पेसिफाइड कर रखी है। तो अगर आप बिलो 60 है तो उस केस में आपको 40,000 का इसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और आप अबव 60 है, मीन्स अगर आप सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपको ये अमाउंट 1 लाख तक का आप इसका बेनिफिट एटीडीडीपी के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स या बच्चे जो है अपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, एजुकेशनल लोन। उस एजुकेशनल लोन जो आपने हायर एजुकेशन लिया, हायर एजुकेशन मीन्स 12th, आफ्टर 12th, आपकी 12th कर ली है, अब उसके लिए आपको हायर स्टडीज के लिए बड़े कॉलेज में जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो कई बार ये होता है कि हमें उसके लिए लोन लेना पड़ता है। तो जो वो लोन ले रहा है, उस लोन के ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसकी भी छूट है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सर इसकी लिमिट क्या है? तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको
ATE इसका सेक्शन है, ATE उसके तहत आपको जी इसकी छूट मिलेगी। मुकुल जी, ATE को हम समझेंगे, लेकिन एक बार ATC और ATD-BB को एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली ग्राफिक के जरिए देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी फोटो भी आप खींच के रख सकते हैं। ATD के अंडर में एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी होता है जो सिर्फ फैमिली के लिए होता है, और मैक्सिमम लिमिटेशन भी उसकी हमने आपको बताई। तो ये मोटा मोटी ATC और ATDD का सेक्शन था जो कि हमने आपके सामने रखा। अब आते हैं, बढ़ते हैं ATE की तरफ, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन लोन की। अब इसके बारे में अब आप बताइए मुकुल जी कि आप, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप ट्यूशन फीस की भी बात कर रहे थे जो कि ATC में ऑलरेडी दी जाती है, उससे जुड़े फायदे, उससे जुड़े डिडक्शन ATC में दिए जाते हैं। ATE एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? और इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल होगा कि मान लीजिए किसी ने एजुकेशन लोन लिया हो, उस पर इंटरेस्ट EMI पे कर रहे हैं, लेकिन उस समय उस डिडक्शन का फायदा नहीं ले पाए, तो क्या आने वाले समय में या फिर कुछ सालों बाद वो क्या क्लेम दिखा सकता है, उसका डिडक्शन वो कुछ साल बाद भी ले सकते हैं? जी, देखिए पूजा जी, इसमें ऐसा है कि जो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये हायर एजुकेशन जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या है, या इसका बेनिफिट मुझे ATE में कैसे मिलेगा। तो हायर एजुकेशन मीन्स जब आप 12th पास कर लेते हैं, मीन्स आप जब कॉलेज में आ जाते हैं या आप अपने हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जब आप उसके लिए लोन लेते हैं तो उसपे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट यहाँ ATE के तहत मिलता है। ATC में जो आपको मिल रहा है वो उसका ट्यूशन फीस है जो आपने कॉलेज को पे किया है। यहाँ हम बात करें उस बैंक से या NBFC से जो आपने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे ATE के तहत मिलता है। अब जहां तक इसकी लिमिट की बात है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको पूरा का पूरा डिडक्शन के तौर पे आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो लिमिट है वो लिमिट ये है कि इसमें एक टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन तक का आप उसको बेनिफिट, उस इंटरेस्ट का पे जो आपने किया है वो ले सकते हैं। वो है करंट आपका ईयर प्लस अगले यानी नेक्स्ट 7 इयर्स और इन टोटल आप 8 इयर्स तक का इसका जो बेनिफिट है आप इंटरेस्ट का अपने ITR के तहत ले सकते हैं और इसके डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये है ATE। बिल्कुल, तो ये है ATE के बारे में हमने आपको बताया। 7 साल तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये शायद हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है और आप इसमें मुकुल जी एक क्लैरिटी लेना चाहेंगे। मान लीजिए वो जी एजुकेशन लोन रीपे भी कर दिया है पूरी तरीके से, अब आपके बुक्स पे जी, नहीं है, तो भी क्या उसका फायदा आप 7 साल तक उठा सकते हैं, राइट? नहीं 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 मैम, इसमें ऐसा नहीं है। जब इंटरेस्ट जो आप एक्चुअल पे कर रहे हैं, अच्छा। जितने सालों तक आपने पे किया, सपोज आपको आपने आपने लोन पूरा 5 इयर्स में क्लियर कर दिया, ठीक है, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको 5 इयर्स तक ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो सब 5 साल के लिए लोन लिया आपने, तो 5 साल का ही उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप पे कर चुके हैं तो फिर इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप ATE का फायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 80EEB, इसके बारे में मुकुल जी बताइए, ये क्या है और इसकी लिमिट क्या ये है, इसमें मैम किस तरह के फायदे मिलते हैं? जी मैम, ATEEB ये अब कहने के लिए तो काम का है भी और काम का नहीं भी है। एक्चुअली ये ATEEB जो है, ये आजकल आपको पता है बड़ा EV का चलन हो गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर आप कोई भी EV खरीद रहे थे, चाहे टू व्हीलर और फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर भी इनफैक्ट, तो जो भी आपने EV व्हीकल लिया है, तो उस EV व्हीकल को लोन पे अगर आप ले रहे हैं, तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसकी भी इसमें छूट थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें एक कंडीशन थी कि आपका ये जो लोन है वो सैंक्शन हो जाना चाहिए था 31 मार्च 2023, यानी जो अभी ईयर एंड हुआ। तो उसमें ये अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिन लोगों ने भी लोन ले रखा है, लेकिन हो सकता है जिन लोगों ने भी वो लोन ले रखा है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई मैं जो इस पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उसका मुझे ATEEB के तहत जो है इसका मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। तो लेकिन अब आफ्टर 31 मार्च 2023 हाल फिलहाल गवर्नमेंट का अभी तक इसके ऊपर कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि ये कंटिन्यू आगे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट एज पर एक्ट एज ऑफ नाउ 31 मार्च 2023 तक का भी जिनका भी लोन सैंक्शन हो रखा है वो उसके ऊपर देने वाले इंटरेस्ट का बेनिफिट ATEEB के तहत ले सकते हैं। और इसमें जो टोटल बेनिफिट उनको मिलेगा वो अप टू 1.5 लाख जो है इन टोटल है। ठीक है, टोटल जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका आप अपने जितने सालों तक आप पे कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम आपको 1.5 लाख इन टोटल आप इसका जो है इंटरेस्ट का बेनिफिट एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये है आपका ATEEB।
ओके, तो ये है 80 EEB, इसका मैक्सिमम लिमिट भी आपको बता दिया है। अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो फिर इस सेक्शन के बारे में ध्यान रखिए। अगर आप ईवी परचेज कर रहे हैं तो हाँ, लेकिन सैंक्शन डेट जो है वो 31 जी मार्च 2023 तक का था। तो ठीक है जी। अगर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप बिल्कुल 80 EEB का भी ध्यान रखिए। अब आते हैं, हम थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, तो अब बारी है 80G की। अब 80G इस बात के लिए जाना जाता है कि हम कुछ डोनेशन भी करते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, किसी ट्रस्ट को, उसका भी फ़ायदा सरकार आपको देती है 80G के तहत। कि अगर आप मान लीजिए कुछ दान कर रहे हैं, कुछ डोनेशन कर रहे हैं, तो किन किन ट्रस्ट को आप कर सकते हैं वो भी डिफाइंड है। उसके बारे में भी मुकुल जी आपको बताएंगे। मुकुल जी, 80G के बारे में भी कुछ बताइए, और क्या इसकी भी कुछ लिमिट है? अगर है तो वो भी हमें बताइए। जी मैम, 80G ये बड़ा, जैसा 80C 80D कॉमन है वैसा 80G भी बड़ा कॉमन है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हमें समझने की जरूरत है, टैक्स पेयर को समझने की जरूरत है कि 80G बेसिकली तीन तरीके के हैं। तीन तरीके के से मेरा मतलब है कि एक ऐसी संस्था है जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बनी है या उन्होंने स्पेशल एक्ट के तहत उन्हें पास करके बनाया है, और ऐसी लगभग 23 ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें क्वालिफाइंग लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो आपने जितना भी डोनेशन दिया, ठीक है, वो 100% आपको एज ए डिडक्शन आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, तो ये मैं थोड़ा आपको जब मैं उस क्वालिफाइंग लिमिट में जहां इसकी एप्लीकेबिलिटी है वहां जब हम पहुंचेंगे तब मैं उसको आपको समझाऊंगा। तो मतलब ये 23 ऑर्गेनाइजेशंस बोले तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे पीएम रिलीफ फंड हो गया, या मैंने तीन चार नाम आपको इसके अंदर और जो है मैं सजेस्ट कर देता हूँ। नेशनल डिफेंस फंड हो गया, ठीक है, क्लीन गंगा फंड हो गया। तो इस तरीके के ये 23 फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। इनमें अगर आप अपना डोनेशन या दान देते हैं तो वो 100% आपको उसका डिडक्शन आपको, आप उसके लिए एलिजिबल है। ये हो गया पहला, 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। सेकंड है 50% डिडक्शन मिलेगा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी जितना आपने डोनेशन दिया उसका 50% आपको एज ए डिडक्शन मिलेगा। कोई इफ बट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चार ऑर्गेनाइजेशन से, वो चारों के नाम भी आपको बताता हूँ। अगर इनकेस अगर आप इन चारों को दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पे क्वालिफाइंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका 50% डोनेशन जो है, डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अभी चार ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें एक है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, थर्ड है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, एंड द फोर्थ वन इज राजीव गांधी फाउंडेशन। इन चारों को अगर आप दे रहे हैं डोनेशन तो वो 50% स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसका डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। अब ये तो वो है जो बड़ा अनकॉमन है, या इन केस कभी इमरजेंसी में, जैसे कोरोना आ गया तो उसका भी एक रिलीफ फंड था, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बना रखे हैं उन्होंने, लेकिन इनके बारे में आम जनता नहीं जानती। आम जनता जो जानती है वो जो मैं तीसरा फंड अब जो बताने वाला हूँ, या जो थर्ड कैटेगरी है, उसके बारे में आम जनता ज्यादा जानती है। जो जिसे हम आम भाषा में कहते हैं साहब, संस्थाओं को डोनेशन देना, ट्रस्टों को, गौशालाओं को डोनेशन देना। तो ये जितनी भी संस्था है या गौशाला है या जितनी भी ये ट्रस्ट बनी हुई है, इनको अगर आप डोनेशन देते हैं तो आप उसका 80G में बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आप हर किसी संस्था को डोनेशन देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। वो संस्थान 80G में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अच्छा, अब जब वो मैं उसकी बात करता हूँ तो वो आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो संस्था 80G में रजिस्टर्ड है या नहीं? तो जब भी आप डोनेशन देते हैं तो वो आपको रिसीट देंगे। तो उस रिसीट पे बकायदा उनका लिखा हुआ रहेगा कि भाई हम जो है 80G में रजिस्टर्ड है और हमारा पंजीयन क्रमांक नंबर ये। ठीक है, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। अच्छा, अब आपको एक चीज यह ध्यान रखनी है कि अगर आप ये डोनेशन दे रहे हैं किसी भी संस्था को और उसका आपको बेनिफिट लेना है और वो 80G में भी रजिस्टर्ड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस संस्था को 2000 से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आप उसे 2000 से ज्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो आप उसका बेनिफिट 80D में नहीं ले, सॉरी 80G में नहीं ले सकते। अच्छा, अब जो मैं आपको वर्ड बता रहा था क्वालिफाइंग लिमिट, वो क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। ये है कि आपको 50% डोनेशन डिडक्शन मिलेगा विद सब्जेक्ट टू 10% क्वालिफाइंग लिमिट। अब ये 10% या ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? क्वालिफाइंग लिमिट ये है कि जो आपकी जीटीए, ग्रॉस टोटल जो इनकम है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग द डिडक्शंस यू हैव क्लेम्ड इन 80C, ठीक है ना। 80C में जो आपने डिडक्शंस क्लेम किए उनको आपको आपको अपनी टोटल इनकम में से लेस करना है। पीछे जो बैलेंस बच रहा है उसका मैक्सिमम आप 10% क्लेम कर सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज आपने 90,000 एक संस्था को डोनेशन दिया, ठीक है, और सपोज आपकी इनकम जो है आफ्टर 80 से डिडक्शन 1.5 लाख का क्लेम करने के बाद 7.5 लाख रुपए की आपकी वो इनकम रहती है।
अब 7.5 लाख का मैं कह रहा हूं 10%, यानी कितना हो गया 75,000। आपने डोनेशन दिया 90,000 और ये हो गया 75,000, इसका 10%। और इसका भी आपको जो है 50%, 75 का 50% यानी 37,500 हो गया। तो आपको एक्चुअल जो डोनेशन या डिडक्शन जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 37,500 मिल रहा है, जबकि आपने डोनेशन जो दिया है वो दिया है 90,000 का। तो इसकी वर्किंग या इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से चलती है। अच्छा, इसमें वैसे कोई लिमिट जो मैंने आपको ये बता दी कि भाई अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट वाले किसी संस्था को या डोनेशन दे रहे हैं तो उसमें आपको 10% का आपको ये ध्यान रखते हुए और ये मिलेगा। तो ये है एटीजी, जो मैंने आपको काफी डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। जी में कुछ जो फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उनके बारे में आपको बताया। वहाँ पर भी आप डोनेशन कर सकते हैं, उसके किस तरह से फ़ायदे ले सकते हैं ये भी हमने आपको बताया। मुकुल जी, ATGGC इसमें पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन देंगे तो क्या उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं डिडक्शन में? जी मैम, ये देखिए, अब एटीजी जनरल डोनेशन मैंने आपको बता दिया। अब ये ATGGC ये स्पेसिफिक है, आप जब पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन देते हैं, उसका बेनिफिट आप यहाँ जो है ATGGC में ले सकते हैं। और ATGGC में यहाँ जो इसकी डिडक्शन की लिमिट है 100% है। जितना भी आप डोनेशन देंगे पॉलिटिकल पार्टी को, वो आपको पूरा का पूरा एज ए डिडक्शन आपके ITR में आप उसको क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ ट्रस्ट को अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ क्वालिफाइंग लिमिट भी है, 50% भी है। लेकिन जब ATGGC की बात करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी को, कोई लिमिट नहीं है, कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 100% आपको डिडक्शन इसका मिल जाएगा। ये है ATGGC डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अभी जो भी डोनेशन की बात कर रहे हैं हम, उससे जुड़े लेकिन दस्तावेज भी दिखाना ज़रूरी है, तो इसका भी आप ध्यान रखिए कि डोनेशन दे रहे हैं और अगर आपको उसको डिडक्शन में दिखाना है तो उससे जुड़े जो भी रिसीट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो ज़रूर दिखाएं ITR फाइल करते वक्त। ये काफ़ी अहम बात, इसका ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, और सरकार सीनियर सिटीजन्स को भी काफ़ी सारे फ़ायदे देती है। ITR भरते समय काफ़ी सारे डिडक्शन के फ़ायदे देती है। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ATTTA के बारे में। मुकुल जी, इसके बारे में कुछ बताइए, ये क्या है और इसकी लिमिट क्या है, ये भी हमसे शेयर कीजिए। जी मैम, ATTTA ये है आपका सेविंग बैंक का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या अदर देन सीनियर सिटीजन हो, ये कॉमन है दोनों के लिए। तो उस केस में आपको इसमें अप टू 10,000 तक का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको एग्जम्प्ट है। यानी जब तक आप 10,000 तक का आपका इंटरेस्ट है, उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसकी मैक्सिमम लिमिट अप टू 10,000 ही है। उसके ऊपर अगर ये अमाउंट आता है आपको, तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अप टू 10,000 ATTTA में आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। राइट, तो ये है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर सेविंग बैंक डिपॉजिट है आपके पास तो उस पर भी आप करीब करीब 10,000 तक का फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, सेक्शंस काफ़ी सारे हैं, मुझे नहीं लगता एक भाग में इसको पूरा करना पूरा हम कर पाएंगे। इसीलिए आज हम इस डिस्कशन को यहीं पर रोकेंगे। अभी तक हमने सीनियर सिटीजन्स के तक की बात की, सेक्शन ATTTA के बारे में बात की। अब इसके आगे भी चर्चा है, उसको हम अपने अगले भाग में आपके लिए लेकर आएंगे। समय की थोड़ी कमी है। अभी तक हमने काफ़ी सारी चर्चा की, उम्मीद करते हैं कि उससे आपको मदद भी मिली होगी। ग्राफिक्स के ज़रिए हम वो आपके सामने रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है उससे आपको मदद मिली होगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि हम आपके सामने रखेंगे इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और ज़रूर देखिए ये पूरा शो, और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है हमारा, उसके लिए भी आप हमारे साथ ज़रूर शामिल होइए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बाजार में पैसे